बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। इलेक्शन एक्ट 2017 के लेक्चर कंटिन्यू हैं और आज चैप्टर 5 का हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 5 बहुत बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन सेक्शंस को स्टडी करें। और इस चैप्टर के मैंने 3 हिस्से बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो हम सारे पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे तसल्ली के साथ। तो अब हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है, हम कंडक्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन। तो सबसे पहले जी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सेक्शन 50। इसके तहत जो है वो क्या करेगा, जो कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का होता है, पूरे जिले का होता है। ठीक है। अब वो कहाँ से सिलेक्ट करेगा, वो अपने ऑफिसर में से भी कोई उठा सकता है, या उसके पास जो लिस्ट है गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, वो उधर से भी उठा सकता है, या कोई वो चीफ जस्टिस की मदद से कोई हाई कोर्ट का जज भी ले सकता है इसके लिए। और वो क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा सुपरवाइज करना तमाम डिस्ट्रिक्ट के काम को, कनेक्शंस को। नेक्स्ट क्या है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। सबसे बड़ा होता है जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उसके अंदर है रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। तो सेक्शन 51 ये कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी है, वो कमीशन जो है वो भी अपॉइंट करेगा। वो कहां से करेगा, वही बनती 3 चीजें हैं, अपना अफसर भी लगा सकता है, या किसी गवर्नमेंट का बंदा ले सकता है, ऑफिसर ले सकता है, या चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ कोई जज भी वो ले सकता है एज अ रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट। अब ये किसके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हमने पीछे पढ़ा है 50 सेक्शन है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। और ये असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ये हल्के के होते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट झांग की, तो इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशन थी, एनए 114 से एनए 116 तक। ठीक है। तो ये इसके हर एक का डिस्ट्रिक्ट पे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होगा, और नीचे जो है रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अलग-अलग होंगे। हर हल्के के अपने होंगे। ठीक है ये। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है मोर देन वन कंस्टिट्यूंसी का नहीं होगा। अगर होगा तो एक्सेप्शनल केस पे होगा, तो उसकी रीजन भी बताने का, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक से ज्यादा हल्के का बनाया। वैसे पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होता तो रीजन भी बतानी पड़ेगी। कमीशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मेथड मैनर के अंदर अपॉइंट करेगा, ठीक है, एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिसका काम होगा असिस्ट करना, मदद करना, किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को। तो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की डिटेल बात होगी, और यहाँ पर असिस्टेंट रिटर्निंग का भी मेंशन हो गया सब क्लॉज 3 सबसेक्शन के अंदर। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब करेगा, तो इलेक्शन प्रोग्राम के शुरू होने से 60 दिन पहले। ठीक है, 60 दिन पहले अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए कमीशन की तरफ से। फिर जी अपॉइंटमेंट आती है प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स की। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन से होते हैं, ये होते हैं पोलिंग स्टेशन पे। पोलिंग स्टेशन यानी एक स्कूल में जहां पे वोट डल रहे हैं, उस स्कूल की बिल्डिंग में का जो बड़ा होगा उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे, और उसके अंडर जो काम कर रहे होंगे उसे पोलिंग ऑफिसर कहेंगे। अब इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा। ठीक है, इन तीनों को। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को साथ एक और बंदा भी होता है, उसे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो असिस्ट करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। और पोलिंग ऑफिसर जो होता है, इसके फंक्शन हम सारे पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल अब क्या है, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो ज्यादा अहम बंदे हैं, वो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर, ये एक पोलिंग स्टेशन पे। और इनको अपॉइंट कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है। और नेक्स्ट, अब ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कौन नहीं हो सकता, शैल नॉट अपॉइंट, ऐसा बंदा ना हो जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट यानी जो नामजद उम्मीदवार है, इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसका एम्प्लॉयमेंट, उसका बंदा नहीं होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर शैल एटलीस्ट 30 दिन जो है पोलिंग डे से पहले जो है वो ये करेगा। खुद जो है रिटर्निंग ऑफिसर कब सिलेक्ट हो रहे हैं, 60 दिन पहले, और पोलिंग डे से 30 दिन पहले जो है ये हो रहे हैं, कौन से, प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर जो है ये भर्ती हो रहे हैं।
और जब एक बार हो जाए तो उसके बाद उसकी चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। उस ये लिस्ट में आप चेंज नहीं कर सकते। इन केस अगर कोई नॉन अवेलेबिलिटी है, बंदा फिर भी गायब हो जाता है कोई और ड्यूटी पे नहीं आ सकता, तो रिजर्व स्टाफ भी पड़ा होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से, जो उसकी जगह पोलिंग स्टाफ में उसकी हेल्प करा सके। ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स, अब इनकी ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, ये सारे के सारे काम ऐसे करेगा जिसकी वजह से पूरे हलके के अंदर जो है वो पोलिंग अच्छी हो सके। असिस्टेंट का काम क्या है कि रिटर्निंग ऑफिसर के तमाम काम में मावनत करनी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है कि पोल में, पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कराना और रिटर्निंग ऑफिसर की पूरी मावनत करना और उसको वक्तन फवक्तन पोलिंग स्टेशन की जितनी भी बातें हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर को बताते रहना। नेक्स्ट क्या है जी, ड्यूरिंग द कोर्स द पोल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये जो होते हैं ये फंक्शंस करेंगे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब किसी वजह से बीमार है या नहीं आ सका या कोई उसको बहुत ज्यादा ही कोई इमरजेंसी हो गई है, तो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जगह असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसकी जगह ले सकता है। अगर कोई एट टाइम ड्यूरिंग द पोल किसी वजह से सस्पेंड हो जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर, तो उसको अगर बंदे को मतलब सस्पेंड कर देते हैं किसी मुलाजिम को कि भाई आप सही नहीं काम करें, आप हटो, आपको बाद में देखेंगे, तो मगर उसकी परफॉर्मेंस के लिए जो है वहां पर कोई सब जो है अल्टरनेट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। 55 आर्टिकल के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन ऑफिशियल जितने भी हैं वो कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस और डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे कमीशन की तरफ, और जब तक नाम उसका रिटर्न कैंडिडेट का ऑफिशियल गजट पे नहीं आ जाता वो पूरी की पूरी पासदारी करेंगे डिसिप्लिन की, जब तक इलेक्शन क्लियर नहीं हो जाता तब तक। अगर ऐसा नहीं करेगा तो पेनल्टी पड़ेगी, बहुत गंदे किस्म की जो है वो आपको जुर्माना मारा जाएगा अगर आपने मिसकंडक्ट किया। तो ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर बातें हैं। ये सेक्शन 55 हो गया। इसके अंदर मजीद ये लिखा है कि वो क्या रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से उसको इलेक्शन ऑफिशियल को हटाना पड़ सकता है। उसमें क्या है, रोके या रोकने की कोशिश करे किस चीज को, मुनसिफाना इंतखाबात को, या दखल अंदाजी करे या दखल अंदाजी करने की कोशिश करे किसको, वोटर को वोट ना डालने दे, या कोई असर अंदाज हो या अपना रोब जमाए किसके ऊपर, पोलिंग स्टाफ या वोटर के ऊपर, या कोई ऐसी असरअंदाज चीज करे जिससे इलेक्शन का रिजल्ट खराब हो रहा है, या डिसोबे करे किसी ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को जो कमीशन की तरफ से दिया है उसको पूरा ना करे। इन बातों की वजह से अगर कोई इलेक्शन ऑफिशियल यानी इलेक्शन का बंदा जो है वो इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसको कहेंगे भाई आप जो है विदड्रॉ करें और आपको जो है रीजन के साथ इसको जो है पेनल्टी डाली जाएगी। अब क्या करेगा, अगर बंदा वो मतलब इस तरह की कोई चीज में आता है तो उसमें फिर एक ऑफिसर लगाकर उसकी इंक्वायरी की जाएगी और फाइनल प्रोसीडिंग तक उसके ऊपर डिसिप्लिनरी रूल जो है वो लगाकर उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर ऑथोराइज ऑफिसर जो है वो कंप्लीट करेगा इंक्वायरी इंक्वायरी और 7 दिन में जो है वो कमीशन को बताएगा कि ये मैंने नतीजा निकाला इस बंदे के ये मसले थे और यूं करके इंक्वायरी की है। फिर क्या करेगा, इंक्वायरी के बाद उसकी ऊपर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी उसको फिर ऑर्डर पास होगा और उसका फिर जो है 30 दिन के अंदर अंदर उसको पकड़वा दी, 30 दिन के पास उसके पास टाइम होगा, यानी उसको ऑर्डर करेगा गिरफ्तार करने की और सजा देने के, और 30 दिन का वक्त होगा उसके पास कि वो सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। और जब तक अपील इसको कर सकता है, वेयर द कमिश्नर सस्पेंड और विदड्रॉ एनी इलेक्शन ऑफिशियल इट मे अपॉइंट एनी, अच्छा जब तक ये सस्पेंड है उसकी जगह कोई और बंदा ड्यूटी पे लाजमी लगाना चाहिए उसको। तो इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 55 को, हल्की सी एक जो है बता लेते हैं कि क्या क्या बातें थी। सबसे पहले जो इलेक्शन ऑफिशियल जो है ये सारे के सारे पासदारी करेंगे असूलों की, अगर नहीं करेंगे तो इनको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। और हाँ जी, इनको पेनल्टी पड़ेगी और ये चीजें जो है ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हैं, ये सारी हमने पढ़ी हैं। इसके अंदर फिर ये बता रहा है कि अगर उसकी होगी तो इंक्वायरी ऑफिसर बैठेगा, इंक्वायरी करेगा, 7 दिन में इंक्वायरी की रिपोर्ट देगा। इंक्वायरी में जो अगर वो उसके ऊपर कोई आएगी सजा तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी और पेनल्टी उसको जो है उसके ऊपर फाइनल ऑर्डर पास किए जाएंगे। 30 दिन के अंदर वो उसमें खिलाफ अपील कर सकता है। अगर
तब तक जो है कमीशन जो है वो उसको सस्पेंड रखेगा और उसको जो है उसकी जगह नया बंदा लेके आएगा। ओथ बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं वो हलफ भी लेंगे और हलफनामे के ऊपर साइन भी करेंगे। अच्छा कि भाई हम कोई गलत जो है वो धोखाबाजी और अनफेयर इलेक्शन में काम नहीं करेंगे। अच्छा, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। अब डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन जो है वो क्या की जाएगी, इलेक्शन ऑफ जनरल इलेक्शन के सारे डेट्स जो हैं, तारीखें जो है दी जाएंगी कि फलां काम फलां डेट को होगा, फलां काम फलां डेट को होगा। अब इसको जो है समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको इससे आगे ले जाता हूँ। 57 आर्टिकल पूरा जो है वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक मैं आपको 57 के अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, ये यहाँ पर ये आपको सारा का सारा जो 58 पॉइंट्स है ये मिल जाएंगे। पहला क्या है जी, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। इसका पब्लिकेशन होगी वेबसाइट पे। उसके 6 दिन के अंदर अंदर नॉमिनेशंस को कहा जाएगा कि आके अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। तो यहाँ पर ये इलेक्शन वेबसाइट पे आ गया। उसके 6 दिन आगे होंगे जिसमें वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 6 दिन के बाद जो है वो उससे अगले दिन जो है उसका वो कैंडिडेट्स के नाम जो है वो शो कर दिए जाएंगे। फिर 8 दिन उसकी स्क्रूटनी पे लगेंगे। 8 दिन के बाद उसकी स्क्रूटनी होने के बाद उसको बताया जाएगा कि भाई तुम्हारा नाम आ गया, तुम्हारा नाम नहीं आया। तो जिनका नाम नहीं आया होगा, ना कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए होंगे, वो उसके खिलाफ जो है वो 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकेंगे। फिर उस रिजेक्शन की अपील के खिलाफ वो 7 दिन तक जो है वो उसके खिलाफ जो है वो डिसीजन लेते रहेंगे। फिर 7 दिन के बाद जो है उससे अगले दिन जो है वो पब्लिकेशन हो जाएगी पूरी की पूरी रिवाइज लिस्ट की कैंडिडेट की कि ये बंदे अब हमारे फाइनल हो गए हैं। फिर उससे अगले दिन जो है वो लास्ट डे होगा। किसी एक दिन दिया जाएगा कि अगर किसी बंदे ने इलेक्शन से दस्तबरदार होना है, विदड्रॉ करना है कि भाई मैं नहीं लड़ता, तो वो कर सकता है। उसके बाद उसको फिर क्या, उससे अगले दिन उनके पार्टी टिकट्स के साथ उनको जो है सिंबल्स दिए जाएंगे और जिस दिन उसको सिंबल मिलेंगे वहां पर ये इलेक्शन कमीशन उसके नाम जो है वो पब्लिश कर देगा, किसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। और उसके ठीक 28 दिन के बाद जब नाम फाइनल हो गए हैं, उसके 28 दिन के बाद, 28 दिन से पहले नहीं, 28 दिन के बाद कोई पोलिंग डे रखा जा सकता है जहां पर वो जिस दिन इलेक्शन डलेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है। यही पिछली स्लाइडों में लिखा था तो मैंने इसको समराइज करके आपके सामने ये बना दिया। हाँ, एक बात इसमें ये है कि जितने भी डेज लिखे हैं इसमें पब्लिक हॉलीडेज को निकाल के, मिसाल के तौर पर ये 8 डे लिखे हैं तो 8 डे में वो संडे कंसीडर नहीं होगा। 4 डेज के अंदर संडे या कोई छुट्टी आ जाती है सरकारी, वो कंसीडर नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। अल्टरनेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली हो सकती है। हाँ, अगर कमीशन को किसी टाइम लगे कि भाई तब्दीली होनी चाहिए तो वो रिकॉर्ड करके वजह बता के अपनी वजह लिख के जो है तब्दीली कर सकता है। मगर इस तब्दीली को वो प्रेसिडेंट यानी सदर को लाजमी बताएगा कि मैं ये चेंजिंग कर रहा हूँ और ये वजह से कर रहा हूँ। ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अगेन सबमिट हिज नॉमिनेशन पेपर। हाँ, अगर एक बंदे की वो नॉमिनेशन पहले जमा करवा दी है तो उसको दोबारा जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज हो रही है पहले वाले भी चल जाएंगे। अच्छा, पोलिंग स्टेशन। अब पोलिंग स्टेशन क्या है, वो जगह है जहां पर लोग जाकर वोट डालेंगे। तो उसमें पोलिंग स्टेशन को देख लेते हैं। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर के अपॉइंट होने के एक हफ्ते तक वो पोलिंग स्टेशन प्रपोज करेगा हल्के के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे और उसको पब्लिश कर देगा लिस्ट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर लगा देगा कि भाई ये पोलिंग स्टेशन है इस हल्के के। फॉर एग्जांपल NA 116 जंग का हल्का है तो इसके इतने इतने इतनी इतनी जगह पे वोट डालने हैं, ये पोलिंग स्टेशन है। फिर उसके बाद कमीशन क्या करेगा, रिटेन द पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश फॉर द प्रीसीडिंग इलेक्शन बट इट में, और उसमें अगर वो कोई तब्दीली करना चाहता है तो वो तब्दीली भी कर सकता है। कौन, कमीशन। ठीक है, और इसकी शर्त क्या है जी पोलिंग स्टेशन की, है कि 12,000 वोटर होने चाहिए, सॉरी 1200 वोटर होने चाहिए और एक बूथ पर कम से कम 3,000 वोटर होने चाहिए। ठीक है,
एक बूथ पर। अब बूथ क्या होता है जी? बूथ वो जिधर वोट जाके मोहर लगाते हैं उसको बूथ कहते हैं। तो वो एक औरतों का होता है, एक मर्दों का होता है। इस तरह करके 4 बूथ होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यानी 1200 वोटर एक पोलिंग स्टेशन में होने चाहिए। अगर इससे कोई फर्क आ भी रहा है तो उसको रिटर्न में वो दे सकता है कि भाई इस वजह से थोड़ा बहुत फर्क है तो गुजारा करें। 15 दिन के बाद जब पोलिंग स्टेशन जो है वो लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन लग जाएगी, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको पर्सनली वेरीफाई करेगा, खुद देखेगा, उसमें कोई तब्दीली होगी वो करेगा, और फिर उसको वो जो है पब्लिश कर देगा किधर अपनी किसी भी आउटसाइड किसी भी जगह पे जहां पर वो आम आवाम देख सके। और वहां पर फिर कोई अगर एतराज करना चाहे, कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे पोलिंग स्टेशन के ऊपर कि भाई ये पोलिंग स्टेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा रोल नहीं है, कोई भी है, तो 21 दिन तक वो उसके अंदर जो है ऑब्जेक्शन लगा सकता है। अब अगर किसी वोटर ने ऑब्जेक्शन किया कि ये पोलिंग स्टेशन सही नहीं है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो वो वोटर जो है वो फाइल कर सकता है क्या चीज? अपना ऑब्जेक्शन, अपना एतराज किसको करेगा? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। लगाई किसने है? रिटर्निंग ऑफिसर ने लगाई है, और लगा के दी है, तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर वोटर जो है उसको खिलाफ बात कर सकता है, एतराज कर सकता है। और वो एतराज करेगा किसको? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उसका एतराज सुनेगा। अगर उसका एतराज उसको बेहतर लगा, इंक्वायरी की, उसने हियरिंग सुना, उसने मेकिंग सच समरी इंक्वायरी, और अगर उसको तब्दीली लगी तो 30 दिन के अंदर उसको तब्दील करके वेबसाइट ऑफ द कमीशन, कमीशन की वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। कमीशन जो है उसकी डेट और डेट्स जो है वो मेंशन करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फिर जो है उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता जब फाइनल लिस्ट पोलिंग स्टेशन की बन जाएगी। उसके बाद तब्दीली नहीं। एक दफा एतराज हो गया, उसके बाद जो है वो मसले नहीं पूछे जा सकते। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है रिटर्निंग ऑफिसर उस पोलिंग स्टेशन को एस्टैब्लिश करेगा, बनाएगा, और फाइनल लिस्ट को जो है वो अवेजा करेगा। अब कौन सी होनी चाहिए पोलिंग स्टेशन? होनी कौन सी चाहिए, जगह कौन सी होनी चाहिए? तो सेक्शन 59 ये कहता है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग ना मिले उस जगह पे, तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जो रजिस्टर्ड हो। अगर वो भी ना हो तो फिर कोई इम्प्रोवाइज्ड पोलिंग स्टेशन, यानी इम्प्रोवाइज कहते हैं जो जल्दी से आपका बनाया हुआ, इमरजेंसी में बनाया हुआ एक पोलिंग स्टेशन आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे, सरकारी जगह पे बना लें। अब पोलिंग स्टेशन नहीं ये कहाँ पे नहीं होना चाहिए? ये तो हो गया जहां होना चाहिए, गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो प्राइवेट कोई, या कोई इम्प्रोवाइज्ड पोलिंग स्टेशन खुद बनाया जाए किसी पब्लिक जगह पे। कहाँ पे नहीं होना चाहिए? नॉट बी लोकेटेड एट द, ऐसी जगह पर जहां पर कंट्रोल हो किसका? कैंडिडेट का। कैंडिडेट कौन है? जो इलेक्शन खड़ा हुआ है, उसकी जगह पे भाई पोलिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए। While finalizing the list of polling station of a constitution, the district returning officer declare अगर कोई मतलब है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि ये पोलिंग स्टेशन जो है ये हाईली सेंसिटिव है, तो वहां पर वो सिक्योरिटी मेजर्स को बेहतर बनाने के लिए वहां पर सर्विलेंस कैमरे जो है वो लगा सकता है कि भाई उसकी सिक्योरिटी वगैरह जो है पता लगती रहेगी वहां पे। ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं इसको थोड़ा नक्शा। लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जो पहली है वो आरओ के 7 दिन के बाद लगेगी, और उसको उसको वो फिर 15 दिन खुद देखेगा, खुद वेरीफाई करेगा, फिर 21 दिन दे देगा ऑब्जेक्शन के लिए, और 21 दिन के ऑब्जेक्शन के बाद जो है वो उसको पोलिंग डे से 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसको ईसीपी इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको की वेबसाइट पे क्या कर देगा? पब्लिश कर देगा, और रिटर्निंग ऑफिसर अपने ऑफिस के बाहर लगा देगा कि ये हो गया, यानी ऑब्जेक्शन के बाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। अब जो नामजद हो रहे हैं उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपनी कागजात जमा करवा रहे हैं। अब वो क्या, कौन करवा सकता है? कोई वोटर होगा उस हलके का, या उसके नाम का कोई दूसरा बंदा, मतलब उसके साथ का दूसरा बंदा जो उसका सेकंड द नेम होगा, और वो कैंडिडेट खुद वो आके क्या है अपना करवाएगा। प्रोवाइडेड नो वोटर जो है एक नॉमिनेशन पेपर से ज्यादा का वो प्रपोजर नहीं हो सकता किसी बंदे का, एक बंदे का एक ही वोटर जो है वो प्रपोजर होगा। अच्छा,
उसके बाद भी डिक्लेयर ये किस आइन के तहत वो कर सकता है। दो चीजें हैं, क्वालिफिकेशन 62 आइन के अंदर लिखी है, आर्टिकल 62 जो पाकिस्तान के आइन है उसके, और डिस्क्वालिफिकेशन 63 आइन के लिखी है। तो ये कौन सी है, इसको हम इन द एंड डिस्कस करेंगे जो हमारे रिलेटेड है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो ये दो क्वालिफिकेशन जो है उनके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन चेक करेगा कि भाई इसमें है कि नहीं। फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस भी अपने बताएगा कि भाई मेरे जो इलेक्शन के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, वो कौन कौन से हैं वो भी। साथ अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देगा, साथ अपने जो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो भी बताएगा, जो उस साल के जो होंगे, क्या होंगे, 13th डे होंगे फॉर्म बी के ऊपर। फॉर्म बी एक दूसरा फॉर्म होगा जिसमें वो अपने बीवी बच्चे और जो उसके लोग हैं उसके आसपास, तो उस पे उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी जायदादें हैं, वो उसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, वाजबात हैं, वो सारा का सारा मेंशन करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कैंडिडेट साइन करके जो है वो देगा, साथ उसके वोटर भी देगा जो उसका प्रपोजल आया हुआ है। ठीक है। तो अब और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ओथ कमिश्नर या नोटराइज्ड या 7वें स्केल के किसी बड़े अफसर से साइन होने चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर इसको लेगा, उसको सीरियल नंबर लगाएगा और उसको नोटिस फॉर एवरी, और हर के लिए वो नोटिस लगा देगा नॉमिनेशन पेपर के लिए, हर बंदे के लिए जो अप्लाई कर रहा है, किसके लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर अब सेक्शन 60 है, 7th उसका सब सेक्शन है, मेक द नॉमिनेशन पेपर अलॉन्ग विद एनेक्सेस, और वहां पर वो नॉमिनेशन बनाएगा, साथ उसके एनेक्सेस भी देखेगा, इंस्पेक्शन करेगा पब्लिकली और सर्टिफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, पेमेंट भी साथ उसको डॉक्यूमेंट भी इशू करेगा कि भाई इसने ये फीस जो है वो जमा करवा दी है। अब फीस कितनी होती है वो आगे आएगी, आ गई है। 61 जो है वो फीस है। फीस क्या है जी, सम ऑफ 30,000 रुपीज फॉर इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली। अगर नेशनल असेंबली का इलेक्शन है तो 30,000 रुपया जो है वो जमा करवाएगा नॉमिनेशन पेपर के साथ, और 20,000 कौन देगा, जो सूबाई असेंबली के लिए कर रहा है इलेक्शन। इन कैश विद रिटर्निंग ऑफिसर, रकम के तौर पे भी दे सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को, बैंक ड्राफ्ट की शरत में भी दे सकता है इन फेवर ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, या फिर एनी ब्रांच ऑफ पाकिस्तान नेशनल बैंक में वो जमा करवा के भी रिटर्निंग ऑफिसर को वो स्लिप दिखा सकता है कि मैं ये गवर्नमेंट के खाते में, नेशनल असेंबली के लिए 30,000 और प्रोविंशियल प्रोविंशियल असेंबली के लिए 20,000। ठीक है। एक से ज्यादा डिपॉजिट नहीं करेगा कैंडिडेट। एक कैंडिडेट जो है वो एक कंस्टिट्यूशन के लिए, एक कागजात के लिए एक बारी करेगा। अ कैंडिडेट मे ऑब्टेन रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट, वो अपना डिपॉजिट जो है वो वापस ले सकता है। ठीक है। आफ्टर टर्मिनेशन, अगर वो खत्म करता है तो वो अपनी रिटर्न जो है डिपॉजिट की वापस ले सकता है, अगर वो कह के मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। इफ अ कैंडिडेट नॉट बी रिटर्न, अगर वो रिटर्न नहीं बनता। अब ये यहाँ पे ये बहुत बड़ी पॉइंट है, ये 61 का 4 पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि अगर 1/4 वोट वो बंदा हासिल नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो पैसे जो हैं वो हुकूमत की फेवर में चले जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर 4 लाख वोट पड़ा है, तो 4 लाख में से अगर उसका 1 लाख से कम वोट है ना, तो वो जो 30,000 या 20,000 रुपए उसने जमा कराए थे ना, वो उसको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर 1/4 से हार गया बेशक, मगर 1/4 से जो है उसको ज्यादा वोट मिले हैं, यानी 1/4 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो तब वो उसको पैसे वापस मिलेंगे। वो पैसे उसको रिटर्नेबल होंगे। वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिटर्न वापस ले सकता है। अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर नहीं वापस लेता तो वो भी नॉन रिफंडेबल हो जाएंगे, वो भी उसको वापस नहीं मिलेंगे। उसके बाद होगी जी स्क्रूटनी। नेक्स्ट काम है 62 सेक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी ये है कि उस जो पॉलिटिकल पार्टी का जो है इलेक्शन है, उसके अंदर जो उसने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उसकी स्क्रूटनी होगी, उसके नॉमिनेशन पेपर्स को देखा जाएगा। तो जो कैंडिडेट यानी इलेक्शन लड़ रहा है वो अटेंड करेगा वोटर के साथ, और अटेंड करेगा स्क्रूटनी को। अगर उसको कोई वोटर जो है कोई भी खड़ा होके ना, कोई भी खित्ते से खड़ा होके, उसके हल्के से खड़ा होके कह दे कि यार ये बंदा सही नहीं है, तो वोटर जो है उसके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर उन दोनों के जो है बयानात सुनेगा और स्क्रूटनी उसकी करेगा। अब वोटर जिसने किया होगा वो स्क्रूटनी को जो है अटेंड करेगा, साथ कैंडिडेट भी करेगा। वो एग्जामिन करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर उसके मसाइल को देखेगा, नॉमिनेशन को मजीद देखेगा, और फिर पर्पस ऑफ स्क्रूटनी के बाद जो है
एक फाइनल जो है वो प्रोड्यूस करेगा, उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मांगेगा, यानी उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको मजीद कहेगा और उसको कहेगा कि भाई अपने सबूत के लिए आप प्रोड्यूस करें अपने डॉक्यूमेंट्स के, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी करेगा, मगर उस लिहाज से नहीं होगा, करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ एंट्री इन द इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल के अंदर कोई इंक्वायरी नहीं करेगा वो, सही है। और रिटर्निंग ऑफिसर जब स्क्रूटनी कर रहा होगा तो वो कोई बिला वजह का सवाल नहीं पूछेगा जिसका कागजात नामजदगी के साथ ताल्लुक ना हो या जिसका एतराज के साथ कोई ताल्लुक ना हो, यानी गैर जरूरी सवाल रिटर्निंग ऑफिसर नहीं करेगा। डिक्लेरेशन जो है वो मांगेगा उससे, और उसकी वो फाइनली जो है वो उससे मांगेगा कि टेंजिबल मटेरियल, को ऐसे मटेरियल दो जिससे हमें पता लगे कि आप वाकई जो है आप पे एतराज है वो गलत है। तो उसके नतीजे में वो समरी इंक्वायरी बनाएगा, और अगर रिजेक्ट है रिमोनेशन तो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट किस बुनियाद पे करेगा? अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, या उसका जो सेकेंडर है या प्रपोजर है वो क्वालिफाइड नहीं है, या उसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 60 और 61 के मुताबिक नहीं है, ठीक है, और या फॉल्स या इनकरेक्ट उसने कोई भी जो है अपने असासे डिक्लेयर किए, अपनी जदादें बताई हैं, गलत बताई हैं, तब भी। अपील अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑर्डर। अब क्या हुआ जी, उस जो कैंडिडेट था उसने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जो है, एक वोटर ने आके एतराज किया, एतराज साबित हो गया, उसकी रिजेक्ट हो गया, तो अब उसके खिलाफ वो क्या करेगा? अपील करेगा अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑर्डर, कि भाई मेरे खिलाफ अब अपील करो। अपील करने के लिए क्या करेगा? कमीशन फिर उसके अपील सुनने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए अपीलेट ट्राइबल बनाएगा, और वो क्या किस पर मुश्तमिल होगा? हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हो सकता है, और वो उसका केस मजीद सुनेगा, और फिर अपीलेट जो होगा अपीलेट ट्राइब्यूनल, वो उसका फैसला सुनाएगा, और वो फैसला क्या होगा? फाइनल होगा। अगर वो जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो भी किसी फैसले पे नहीं पहुंचता, तो फिर जो है डिसीजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फाइनल होगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले फैसला दे दिया था वही फैसला जो है वो फाइनल होगा, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल भी उसको भी समझ नहीं आता सारा केस, ठीक है जी। अगर किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की बुनियाद पर वो बंदा डिफॉल्टर निकल आता है, किसका? हुकूमत के पैसों का, टैक्स का, यूटिलिटी एक्सपेंसेस का, तो उसको बुलाया जाएगा, उसको कैंडिडेट को फौरन बुला के शोकॉज दिया जाएगा, उसके जो है क्या नाम है, उसके डिफॉल्टर करके उसके नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा फौरन, अगर वो क्या निकलता है? डिफॉल्टर निकलता है। ये भी सेक्शन 63 के अंदर लिखा हुआ है। अब जी क्या चीज थी, वोटर ने एतराज किया था, एतराज के खिलाफ उस बंदे ने अपनी सफाई पेश की, रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट किया, तो उसने अपील की, अपील ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब जो बाकी रह गए हैं उसको कहेंगे लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। अब वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लग जाएगी, ठीक है, और उसकी जो है वो रिवाइज करेंगे, किसको? लिस्ट ऑफ वैलिडिटी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को। वो किसकी बुनियाद पे होगा? वो ट्राइब्यूनल्स और जितनी भी डिसीजन थी स्क्रूटनी उसकी बुनियाद पे होगा। उसके बाद जो एक लिस्ट लगेगी वो होगी रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। पहले ये लिस्ट लगी, फिर ट्रिब्यूनल्स के बाद जो है दोबारा रिवाइज हुई लिस्ट लग गई, ठीक है, उसे हम रिवाइज लिस्ट कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? विदड्रॉल। विदड्रॉल क्या है? अगर कोई कैंडिडेट किसी के हक में जो है वो उतर जाता है और कहता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो वो अपना कैंडिडेचर साइन करवा कर उसके जो है वो किससे? 17वें स्केल से या ओथ कमिश्नर से या किसी नोटराइज अपॉइंटमेंट से वो करवा के, एडवोकेट से, तो वो उसको क्या करेगा? ओपन टू रिकॉल और कैंसिल, और सिंपल जो है वो उसको कैंसिल करा देगा, और इसके बारे में जो है वो दोबारा सोच समझ नहीं कर सकता। एक दफा साइन हो गया तो हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर एक दफा पक करेगा, कंफर्म करेगा कि सिग्नेचर उसी बंदे के जो विदड्रॉ कर रहा है, जैसे उसकी विदड्रॉ अगर उसने कर दिए तो कर दिए। अब उसके बाद कैंडिडेट क्या करेगा? अपनी अलॉटमेंट जाहिर करेगा, अलॉटमेंट करेगा, अपने आप को पेश करेगा एक खास सिंबल के लिए कि मुझे ये इंतखाबी निशान चाहिए। अगर तो वो किसी पार्टी का है तो उसको पार्टी का सबूत भी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि मैं इस पार्टी का जो हूँ मुंतखब नामजद जो है वो हूँ।
कैंडिडेट हो। इसके बाद क्या है जी, कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। फिर उसको जो है रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, अलॉट करेगा प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स उसको जो है इंतखाबी निशान दिए जाएंगे। उस इंतखाबी निशान के साथ अगर जो पार्टी है, पार्टी के साथ उसका ताल्लुक इंतखाबी निशान लगेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही निशान जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ बंदों को मिला हो, यानी मुख्तलिफ बंदों के हर बंदे का अलग अलग जो होना चाहिए, क्या नाम है, इंतखाब होना चाहिए। अगर एक ही इंतखाबी निशान दो बंदों ने कहा है, तो अगर उस किसी की पार्टी फिलिएशन है और पार्टी का इंतखाबी निशान है, तो वो पार्टी वाले को मिलेगा, दूसरे बंदे को नहीं मिलेगा। अगर वो आज़ाद है और एक ही बंदे ने उसके बारे में कहा है कि मुझे ये जो है मिले, तो तब फिर जो फैसला होगा वो ड्राइंग पे होगा, ड्राइंग ऑफ लॉर्ड्स पे होगा, यानी कुरानंदाजी पे होगा। तो जिसकी कुरानंदाजी निकलेगी उसका जो है उसको उसकी मर्जी का सिंबल मिलेगा, दूसरे को फिर इंतखाबी निशान कोई और सिलेक्ट करना पड़ेगा। नो सिंबल शैल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट अदर देन दी प्रेसिडेंट। अच्छा, ये हुकूमत के ना इलेक्शन कमीशन के अपने सिंबल्स हैं, उन्हीं सिंबल्स के ऊपर ही में से ही एक सिंबल मिलेगा। डिफरेंट कोई अपनी मर्जी का सिंबल नहीं होगा, और वो काफी ज्यादा है, ठीक है। वो इनकी वेबसाइट पे है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। In every constitution where election is contested, different symbol shall be allotted to each candidate। और मुख्तलिफ किस्म के सिंबल होने चाहिए हर बंदे के, सिंबल से बात है। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, अब जो फाइनल लिस्ट बन जाएगी उसके अंदर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स भी होंगे, और वो अब जो है आवेजा की जाएगी, और किस में, उर्दू की हरूफ तहज्जी के अंदर वो निशान के साथ, इंतखाबी निशानात के साथ डिस्प्ले कर दी जाएगी। साथ पब्लिक नोटिस भी बता दिया जाएगा कि किस दिन और किस औकात में पोल होगा, और इसकी कॉपी जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो मतलब हर एक को जो सॉरी कैंडिडेट जो है उसको उसकी पोलिंग स्टेशन की भी डिटेल सारी दी जाएगी कि इस पोलिंग स्टेशन में ये सारा चीज होनी है। तो बहुत ही लेंथी था, मगर बहुत ही मजे का टॉपिक था इलेक्शन एक्ट 2017 का। अभी कंडक्शन नहीं हुई, अभी सिर्फ नॉमिनेशन जो है वो फाइनल हुई है। अभी इलेक्शन भी होना है और उसका रिजल्ट भी हमने फाइनल करना है। तो वो सारे सेक्शन हम बारी बारी पढ़ रहे हैं। तमाम लेक्चर्स के लिए यहाँ पर क्लिक करें, नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर क्लिक करें, चैनल को यहाँ पर जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।